नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमी और इसके तहत पढ़ रहे हैं हम नियोजन, प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। मित्रों, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। भारत या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, चाहे पीएससी के माध्यम से हो या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से हो या यूपीएससी के माध्यम से हो, एसएससी के माध्यम से हो, जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उन सब के लिए ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारा ये जो वीडियो होगा लगभग 1 घंटे का होगा, तो बिल्कुल भी इसे स्किप न कीजिए। कंटिन्यू जो है शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ में बने रहिए और फिर अवश्य बताएं कि आखिरी में जब ये आप पूरा वीडियो देखें तो बताएं कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन। तो सबसे पहले देखिए ये प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग, सब लोगों को शिकायत रहती है कि जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, जो होता है वो हम कभी सोचते नहीं है, इसलिए कुछ भी ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस करते रहना चाहिए। बड़ी भूल करते हैं वो लोग, क्योंकि जीवन में 99% वही होता है जो हम लोग सोचते हैं। जैसा जैसा हम सोचते जाते हैं, हमने पढ़ने के बारे में सोचा तो पढ़ाई करने लग जाते हैं, कॉलेज जाने के बारे में सोचा तो कॉलेज चल जाते हैं। तो जैसा जैसा सोचते हैं वैसे ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ हम ऐसा सोच लेते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होता। जैसे हम घर से निकले और बारिश होने लग गई। अब बारिश हमारे हाथ में तो है नहीं, वो प्राकृतिक है। तो फिर कैसे बोले कि बारिश नहीं होगी और बारिश होगी, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो ऐसा सोचना बेकार है। और ऐसा जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही है तो इसके लिए हमारा सोचना जिम्मेदार नहीं है। ठीक? तो प्लानिंग का सीधा सा अर्थ है सोचने से, किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं, तो हमें बराबर सिलेबस को देखना होता है कि ये प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी है, 10 यूनिट है, किससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस यूनिट का लेवल कैसा है, हार्ड है, टफ है या इजी है, या सिलेबस किस यूनिट का कम है ज्यादा है, उसके अनुसार उसे समय देना, ये हमारी प्लानिंग होती है। उसी प्रकार मेंस में 6 पेपर होते हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी करना कि कैसे करना है, प्री के साथ में तैयारी करना। जब हम ग्रेजुएशन की शुरुआत करते हैं तभी से तैयारी कर लेना पीएससी की, ये हमारे प्लानिंग का हिस्सा है। तो प्लानिंग, और विशेष रूप से प्लानिंग का एक पार्ट है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। और चूंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है। आर्थिक नियोजन क्या है? एक प्रोसेस है। आर्थिक नियोजन एक प्रोसेस है जिसमें निश्चित समयावधि में सुनिश्चित एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों
का प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। समझते हैं इसे, ये आर्थिक नियोजन। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक निश्चित समयावधि, तो प्लानिंग की एक निश्चित समयावधि होगा। जैसे एक वर्ष के लिए बजट बनाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि एक वर्ष में सरकार को क्या करना है। पंचवर्षीय योजना हो सकती है जो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। एक्शन एजेंडा हो जाता है जो सरकार अभी 7 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए बनाती है। तो क्या है? निश्चित समयावधि। क्लियर हो गया? एक प्रोसेस है और दूसरा एक निश्चित समयावधि। यदि क्वेश्चन बने आर्थिक नियोजन की विशेषताएं लिखिए तो ये लिखेंगे, एक निश्चित समयावधि होती है, एक प्रोसेस होता है, और क्या है? सुनिश्चित एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्य। जब भी हम कोई नियोजन करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि इतनी समयावधि में हमें ये प्राप्त करना है। तो लक्ष्य होते हैं हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य। क्लियर हो गया? एक प्रोसेस, निर्धारित समयावधि और पूर्व निर्धारित लक्ष्य। फिर क्या है? प्राकृतिक एवं संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग। जो भी हमारे संसाधन है, चाहे प्राकृतिक हो, जो प्रकृति से नेचुरल हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, जैसे जल है, वायु है, मृदा है, वन है, नदियां है, ये सब प्राकृतिक रिसोर्स है। आर्थिक संसाधन, हमारे पास व्यक्ति जो प्लानिंग करता है उसके पास में जो उसके संसाधन होते हैं, उनकी जो इनकम होती है, उसकी जो संपत्ति होती है, उसका समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है कि इस निर्धारित समयावधि में इनका कैसे उपयोग करना है, कि हमने जो सोचा है, जो हमने निर्धारित किए हैं, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, वो पूर्ण हो जाए। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है वो आर्थिक नियोजन कहलाती है। क्लियर हो गया? दोनों बातें पता हो जाना चाहिए, आर्थिक नियोजन क्या है और आर्थिक नियोजन की विशेषताएं क्या क्या है। तो विशेषताओं में क्या क्या? एक प्रोसेस है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, निर्धारित समयावधि होती है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का उचित समन्वय नियंत्रण किया जाता है। और कुछ विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे नियोजन करने वाली एक सत्ता होती है, नियोजन करने वाली एक सत्ता, केंद्रीय नियोजन सत्ता जिसे बोलेंगे, कि कोई एक एजेंसी होती है जो नियोजन करती है। जैसे पहले योजना आयोग था, अभी नीति आयोग है। घर में प्लानिंग करना हो तो मुखिया होता है, बजट बनाना हो तो वित्त मंत्रालय होता है। तो ऐसे कोई ना कोई नियोजन करने वाली सत्ता इसमें होती है। नियोजन निश्चित समयावधि के लिए होता है, ये हमने पढ़ लिया, निश्चित समयावधि। क्लियर हो गया? ये पढ़ा हमने प्लानिंग क्या है, प्लानिंग की विशेषताएं क्या है। अब हम देखते हैं इसका इतिहास, नियोजन का इतिहास। नियोजन का इतिहास। तो हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्थाएं जो है वो पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है एक मॉडल सामने आया, और वो है कौन सा? रूसी मॉडल, समाजवादी मॉडल। तो नव विकसित देश थे, इनके सामने बड़ी समस्या हो गई कि पूंजीवाद को अपनाएं या फिर समाजवाद को। तो कई देशों ने जो है वो दोनों को साथ में मिलकर अपना लिया। तो तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो विकास के मॉडल के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निजी संपत्ति पाई जाती है, या वर्ग विभेद पाया जाता है, वर्ग संघर्ष पाया जाता है। एक पूंजीपति होते हैं जो अरबपति खरबपति होते हैं, और बाकी सब मजदूर वर्ग होता है। तो कार्ल मार्क्स जैसे जो विचारक थे, जो जर्मनी के थे, उन्होंने बोला कि नहीं, संपत्ति का समान बंटवारा होना चाहिए, और उन्होंने समाजवाद की बात की। और जहां समाजवाद की बात हुई वही नियोजन की अवधारणा का जन्म हुआ। जहां समाजवाद की बात हुई वही नियोजन की अवधारणा का जन्म हुआ। तो इसमें एक बुक है कार्ल मार्क्स की, कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन जर्मनी एक पूंजीवादी देश था, इसलिए वहां उनके विचारों को मान्यता नहीं दी गई और उनके ऊपर विभिन्न जो देश निकाला जैसी स्थिति बनी उनके साथ में, और उनके विचारों को मान्यता कहाँ मिली? रूस में मान्यता मिली। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई है, वो हुई है USSR, सोवियत रूस में, सोवियत संघ में जो है इसमें हुई, और वो है 1928 में। सर्वप्रथम विश्व में कहीं प्लानिंग की शुरुआत हुई है तो वो कहाँ पे? रूस में। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग की जो शुरुआत हुई है वो रूस में हुई है, और वो कब हुई है? 1928 में। और 1929-30 इसके बाद में क्या हुआ? 1929-30 की महान मंदी, 1929-30 की महान मंदी। और फिर आया 1936 में किन्स की थ्योरी, कौन सी? जनरल थ्योरी, किन्स, J.M. केन्स, इनकी बुक आई थी 1936 में, जनरल थ्योरी, द अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी, ये बुक आई थी 1936 में। और उसमें बताया कि राज्य में क्या क्या समस्याएं होती है, इसका निराकरण कैसे करना चाहिए। अब सरकार जो है वो सिर्फ देख नहीं सकती, बल्कि सरकार को भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और तब से जो है ये नियोजन की जो एक दौड़ शुरू हो गई विभिन्न देशों के बीच में। तो सबसे पहले रूस में, उसके बाद महान मंदी 1929-30 की, और उसमें व्हाइट प्लान आया था और एक किन्स प्लान आया था। तो किन्स प्लान ने बोला था कि नहीं, अब नियोजन को अपनाना चाहिए। और भारत में नियोजन के रूसी मॉडल को अपनाया गया। भारत में नियोजन के रूसी मॉडल को अपनाया गया। अब भारत में नियोजन देखते हैं तो वो दो तरीके से देखेंगे। एक है स्वतंत्रता के पूर्व और दूसरा है स्वतंत्रता के बाद। तो दो तरीके से प्रयास किए गए हमारे यहाँ, एक तो स्वतंत्रता के पूर्व और दूसरा है स्वतंत्रता के पश्चात। तो सबसे पहले देखते हैं 1938। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन दो बार हुआ है, एक स्वतंत्रता के पूर्व और एक स्वतंत्रता के बाद। लेकिन दोनों बार इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले कब? 1938 में, और अध्यक्ष कौन इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अब 1944 की दूसरी घटना नियोजन के संबंध में, 1944 तो मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा द्वारा 15 वर्षीय योजना, जो इसमें जमनालाल बजाज है, बिरला है,
ये जो बड़े उद्योगपति थे, 8 उद्योगपतियों द्वारा एक 15 वर्षीय दीर्घकालीन नियोजन की उन्होंने बात की थी, लंबी योजना की उन्होंने बात की थी। क्लियर हो गया? मुंबई के 8 उद्योगपतियों की 15 वर्षीय योजना, कब? 1944। क्या क्या नाम बताया इसमें? जमनालाल बजाज और बिरला। अब 1944 की एक और योजना आई है। 1944 में एक और योजना आई है, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना। 1944 श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना, श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना। क्लियर हो गई? हमने क्या क्या पढ़ा? 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। 1944 मुंबई के 8 उद्योगपतियों की 15 वर्षीय योजना। 1944 गांधी जी की, मतलब श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना। और 1945 श्रीमन नारायण, नहीं 1944 गांधी जी की श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना। फिर हम देखेंगे 1945 एम एन राय, एम एन राय, क्या? एम एन राय की जन योजना, एम एन राय की जन योजना। ये हमने पढ़ा स्वतंत्रता से पूर्व। एक और जो सबसे शुरू में होना था, भूल गया था मैं, 1934 में, 1934 प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एक बुक आई थी ये, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और ये बुक है एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया जो अभियंता थे, और उनकी एक बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 में प्रकाशित हुई। और इसमें क्या थी? इनकी 10 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना। क्या है इसमें? 10 वर्षीय योजना। क्लियर हो गया? तो ये प्रयास है स्वतंत्रता के पहले। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो फिर नियोजन के लिए क्या प्रयास किए गए? तो सबसे पहले 1947 क्या? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में वही राष्ट्रीय नियोजन समिति या आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया गया। स्वतंत्र हुए तो 1947 में। क्लियर हो गया? 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन। फिर 15 मार्च 1950, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 मार्च 1950 नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। इसका काम था योजना बनाना। इसके अध्यक्ष जो होते थे वो कौन थे? पदेन होते थे, एक्स ऑफिसो चेयरमैन इसके कौन? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और एक उपाध्यक्ष होते थे, और प्रथम उपाध्यक्ष थे इसके गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन? गुलजारीलाल नंदा। ये कब हुआ? गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। जो योजना आयोग था वो गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय।
गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय, गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय। क्लियर हो गया ये योजना आयोग। अब हम पढ़ेंगे 1950 में, जनवरी 1950, जनवरी 1950 में एक योजना आई थी और उस योजना का नाम है जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना। जयप्रकाश नारायण की कौन सी योजना? सर्वोदय योजना। जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना कब? जनवरी 1950 सर्वोदय योजना। 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। काम क्या है इस परिषद का? योजना को स्वीकृति प्रदान करना। देखो योजना आयोग क्या करता है? योजना बनाता है, लेकिन उसे स्वीकृति कौन देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के संथानम ने इन्हें सर्वोच्च कैबिनेट या सर्वोच्च मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने? के संथानम ने इसे सर्वोच्च विकास, सर्वोच्च कैबिनेट या सर्वोच्च मंत्रिपरिषद भी इसे कहा था। और जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी उपाध्यक्ष होगा। जो अध्यक्ष होगा वही इसका अध्यक्ष भी होगा, मतलब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होगा वही इसका भी उपाध्यक्ष होगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से भारत में नियोजन के लिए प्रयास किए गए, कुछ स्वतंत्रता के पूर्व और कुछ स्वतंत्रता के बाद। कुछ स्वतंत्रता के, इसको देखते रहे, कुछ स्वतंत्रता के पूर्व और कुछ स्वतंत्रता के बाद। जब 1950 में 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन हो गया, तो फिर योजना बनाना भी शुरू किया, योजना बनाना भी शुरू कर दिया। योजना आयोग की निर्धारित समयावधि होती है, अभी हमने बताया। तो जैसे बजट बनाया जाता है तो हर वर्ष बनाया जाता है, 1 वर्ष के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए। फिर भारत में अपनाए गए पंचवर्षीय प्लान, पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष के लिए योजना बनाई जाती थी। और योजना को स्वीकृति कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना को स्वीकृति कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जो ये नियोजन हुआ तो उसमें जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारी पूरी हुई है। तो एक एक पंचवर्षीय योजना हमें पढ़ना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही और उसकी मुख्य विशेषता क्या थी, मुख्य जो अवधारणा है उसमें कौन सी लेकर आए थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना, और यह है 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। यह है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। पहली जो प्राथमिकता थी, इसमें जो प्राथमिकता दी गई वो है कृषि एवं सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सिंचाई जो योजनाएं थी, बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, इसको इन्होंने आधुनिक काल के मंदिरों की संज्ञा दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो ध्यान था, ध्यानाकर्षण काय पे था? कृषि एवं सिंचाई। प्राथमिकता काय को दी गई? कृषि एवं सिंचाई।
साथ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया था, और वो रखा गया था खाद्य आत्मनिर्भरता। एक उद्देश्य क्या रखा गया था? खाद्य आत्मनिर्भरता। चूंकि इसमें सिंचाई को विशेष ध्यान में रखा गया था, इसलिए कुछ बड़ी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल बांध इसमें शुरू किया गया। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजनाओं पर आधारित भारत में जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना ये शुरू किया गया। कौन सा? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कृषि एवं सिंचाई, खाद्य आत्मनिर्भरता, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है इसी वर्ष शुरू किया गया। दामोदर नदी घाटी काय पर आधारित? टेनेसी। दामोदर को क्या है? बंगाल का शोक कहते थे। ये अपने विकराल बाढ़ों के लिए जानी जाती थी, तो बाढ़ पे नियंत्रण भी रखना था। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों के साथ में ये नदी घाटी परियोजना प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर 1952, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 1952 क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कि अभी भी देखते हैं कि जो विकास खंड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी समय लेके आए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। फिर यदि देखें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 1951 क्या? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। क्वेश्चन बनता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना किसका काम है? CSO का काम है। तो 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1953 UGC, यूनियन ग्रांट कमीशन। तो ये जो संस्थाएं हैं इनका गठन भी कब हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब? 1951 से 1956 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। पहली प्राथमिकता काय को दी गई? कृषि एवं सिंचाई को, और उद्देश्य क्या था? खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसका काल कब से कब तक? 1956 से 1961, 1956 से 1961, और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। पहली परियोजना काय पे? हैरोल्ड डोमर पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। और इसमें प्राथमिकता काय को दी गई? पहली प्राथमिकता, पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी थी कृषि एवं सिंचाई को, और दूसरी में दी गई भारी उद्योगों को, क्योंकि कृषि का विकास हो जाता है तो उद्योगों का विकास भी होना बहुत जरूरी है। तो इसमें प्राथमिकता काय को दी गई? भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। अब इसमें जब भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई तो 3 बड़े उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, भिलाई, राउरकेला, भिलाई मध्य प्रदेश में था लेकिन छत्तीसगढ़ में चला गया, राउरकेला उड़ीसा में, और दुर्गापुर बंगाल में। दुर्गापुर, ये 3 भारी उद्योगों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना की गई। ये लौह इस्पात उद्योग थे। चित्तरंजन में लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन का लोकोमोटिव वर्क्स, रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना जिसे कहते हैं, वो चित्तरंजन में खोला गया। और सिंदरी, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, सिंदरी का
उर्वरक कारखाना, ये सब कब खोले गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पीसी महालनोबिस मॉडल पर प्राथमिकता किसको दी गई? भारी उद्योगों को दी गई। तो बड़े उद्योग भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में लोहे इस्पात उद्योग खोला गया, तो वही चितरंजन में लोकोमोटिव वर्क्स का कारखाना खोला गया और सिंदरी में उर्वरक कारखाना खोला गया। अब हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, और ये होगी 1961 से 1966, 1961 से 1966। अब ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्या हुआ? पहली योजना में बोला कि कृषि और खाद्य पर आत्मनिर्भरता कर देते, दूसरी योजना में क्या बोला? हम उद्योगों पर आत्मनिर्भरता बना लेते, और तृतीय में क्या बोला? हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाते हैं। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी इस बार विपरीत हुई। क्यों? चीन का आक्रमण कब? 1962। फिर भारत पाक युद्ध कब? 1965। भारत पाक युद्ध 1965। भीषण सूखा 1965-66। तो इतने विपरीत परिस्थितियां आई भारत के सामने कि दो युद्ध लड़ना पड़ा, और ऊपर से क्या? सूखा भी पड़ गया। तो ये योजना जो थी वो घाटे में चली गई। तो जितना लक्ष्य रखा था उतना भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हम 2% का लक्ष्य रखते थे तो 3 प्राप्त करते थे, 3 का रखा तो 4.5% प्राप्त कर ले, लेकिन इसमें जो रखा था उतना भी प्राप्त नहीं हो सका। तो ऋणात्मक वृद्धि दर क्या रहा? इसके परिणाम स्वरूप ऋणात्मक वृद्धि दर, जो आर्थिक विकास की दर कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। फिर परिणाम स्वरूप हमें क्या लाना पड़ा? आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा। क्या होता है आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा? कि जो चीजें हमारे यहाँ नहीं है, जिसका उत्पादन भी हम लोग अपने देश में नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो उन वस्तुओं के स्थान पर काम में आ जाए। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोलियम नहीं है, तो हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें, तो ये आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। ऐसी चीजें जिनका उत्पादन करना हमारे यहाँ संभव नहीं है, तो विदेशों से आयात न करके उसके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो हमारे देश में खोजना चाहिए। तो ये कहलाता है आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा। देखो इस समय क्या क्या किया इन्होंने? यूटीआई, ये क्वेश्चन बनता है, यूटीआई की स्थापना 1964, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई की स्थापना 1964। आईडीबीआई ये 1964। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कब स्थापना हुई? इसकी भी 1964 में। एफसीआई क्या होता है? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। और एपीसी और इनका गठन हुआ है 1965। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एपीसी नहीं है, सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। पहले उसका नाम एपीसी था, लेकिन बाद में उसे संशोधित करके क्या कर दिया? सीएसीपी 1965, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। पहले मूल्य आयोग ही था, लेकिन फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया।
तो इन संस्थाओं की स्थापना कब हुई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और देखिए इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर, आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा, भीषण सूखा इसमें पड़ा था, और एक बड़ा कारखाना बोकारो, झारखंड में, बोकारो 1964, है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है, ये तीन जो है 1 2 3 और ये चारों एक साथ में दे देते हैं, फिर अपने को एलिमिनेट करना पड़ता है कि किस कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई, या किस कारखाने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई है, ऐसा क्वेश्चन इसमें बनता है। क्लियर हो गया? हमने 3 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी पूरी की पूरी घाटे में चली गई। और जब ये पंचवर्षीय योजना घाटे में गई तो फिर सरकार को लगा कि नहीं, अब हमारी जो प्लानिंग जो है वो क्या हो रही है, फेल हो रही है, तो हमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो अब क्या है यहाँ पर, योजना अवकाश काल। अब हम क्या पढ़ेंगे, योजना अवकाश काल, योजना अवकाश काल, या प्लान हॉलिडे जिसे बोला जाता है, प्लान हॉलिडे बोला जाता है। और ये है 1966 से 1969। इसमें क्या किया, 3 जो है 1 वर्षीय योजनाएं बनाई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 वर्षीय योजना, 1 वर्षीय योजनाएं कब, 1966 से 67, 1967 से 68, और 1968 से 1969। तो ऐसे 3 1 वर्षीय योजनाएं बनाई, इसे योजना अवकाश काल, प्लान हॉलिडे कहा जाता है। और इसी में एक कॉन्सेप्ट आया हमारे बीच में, और वो है हरित क्रांति। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आया है, तो किस पंचवर्षीय योजना में, प्लान हॉलिडे में आया है, या 1 वर्षीय योजना के अंतर्गत आया है। अब एक योजना इसमें लीड बैंक योजना, लीड बैंक योजना या अग्रणी बैंक योजना। लीड बैंक योजना आई है 1969 में, 1969 नरीमन समिति की अनुशंसा पर, नरीमन समिति की अनुशंसा पर 1969 में लीड बैंक योजना। क्या होता है कि एक बैंक को जिला बैंक घोषित कर दिया, और वहां पूरी आर्थिक स्थिति का जो नियंत्रण है उस बैंक को रखना था। सरकार की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बैंकों से जोड़ना, ये जो काम किसको दिया, किसी भी एक बैंक को दिया गया। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लीड बैंक योजना। एक था रुपए का अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन 1966। कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है अभी तक? 3 बार। 3 बार रुपए का अवमूल्यन। रुपए का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जो विश्व की बड़ी मुद्राएं होती है, महत्वपूर्ण मुद्राएं होती है, उसकी तुलना में अपने देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर लेना। अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में बाह्य मूल्य कम कर देना क्या कहलाता है? डिवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन। तो भारत सरकार ने अब तक 3 बार किया है। पहली बार कब? 1949, दूसरी बार 1966 और तीसरी बार 1991। 3 बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया है। क्लियर एकदम? तो रुपए का अवमूल्यन 1966। अब हम देखेंगे चतुर्थ योजना, चतुर्थ पंच वर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, और ये होगी 1969 से 1974, 1969 से 1974। और ये योजना आधारित थी गाडगिल फार्मूले पर, गाडगिल फार्मूले पर।
गाडगिल मॉडल पर ये चतुर्थ योजना जो है आधारित थी। इसमें लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट थ्योरी भी इस पे लागू होती थी। लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल पे इस पर आधारित था। उद्देश्य देखिए क्या था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास, स्थायित्व के साथ विकास व आत्मनिर्भरता, स्थायित्व के साथ विकास व आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये उद्देश्य था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। अब देखो इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं यदि देखें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऐसे बैंक जिनकी जो टोटल संपत्ति 50 करोड़ या उससे अधिक थी, 50 करोड़ या उससे अधिक थी, ऐसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और किसने की थी ये अनुशंसा राष्ट्रीयकरण की? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। हजारी समिति, हजारी समिति, हजारी समिति की अनुशंसा पर जिन बैंकों की जो नेट वर्थ जो है 50 करोड़ या उससे अधिक था, ऐसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्लियर हो गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1971, अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया 1971 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974। 1974 में भारत का पहला भूमिगत परीक्षण कहां पर किया था? वो भी पोखरण में। पोखरण, और क्या थी इसकी थीम? बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध। क्या था? स्माइलिंग बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध 1974, स्माइलिंग बुद्ध 1974। यह है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DADP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब? 1973। तो ये महत्वपूर्ण जो योजना है इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देखा अपन ने, ये दो फार्मूले इसमें, गाडगिल फार्मूला और लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट। उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास व आत्मनिर्भरता। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी संपत्ति 50 करोड़ से अधिक थी और इसकी अनुशंसा की थी हजारी समिति के द्वारा। अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया 1971 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974। भारत का पहला भूमिगत परीक्षण पोखरण में किया गया 1974 में, इसकी थीम थी स्माइलिंग बुद्ध। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DADP, ये वाला भी जो है कब लागू किया गया? 1973-74 में। ये कार्यक्रम जो 1973-74 में लागू किया गया। देखो हमने एक पढ़ा इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम, अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम, और देश में क्या हुआ उस समय? दंगे हुए, आंतरिक अशांति भंग होने की
कगार पे पहुंच गए थे, तो वहां एक एक्ट पारित किया गया था। कौन सा? मीसा 1971। मीसा क्या? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और फिर इसे 1977 में समाप्त किया गया था। लागू कब किया गया? 1969। वैसे तो कॉन्सेप्ट इसका 1969 में आ गया था, लागू 1971 में किया गया था, समाप्त कब किया गया इसे? 1977 में। तो 3 वर्ष इसके संबंध में लिख सकते हैं, 69, 71, 77। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 इसी नाम से जाना जाता है, ये है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। 1969 को भूल ही जाते हैं हम। तो इसका सीधा सा सन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, आंतरिक शांति। ये क्या है? निवारक निरोध के रूप में अपनाया जाने वाला एक कदम था। एक और पंचवर्षीय योजना हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, फिर शेष जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। हमने पहली पंचवर्षीय योजना पढ़ी कृषि पर आधारित, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित, तृतीय पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया। लेकिन भारत पाक युद्ध, चीन युद्ध, बहुत बड़ा सूखा पड़ना, और इसके कारण ये पंचवर्षीय योजना एकदम असफल रही। तो फिर 3 जो है 1 वर्षीय योजनाएं बनाई, जिसे योजनाओं का काल कहा गया। 1966 से 1969 इसी में हरित क्रांति। फिर हमने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखी। अब हम देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, 1974 से 1979। तो ये है लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल है। अदा प्रदा लियोनटिफ का अदा प्रदा मॉडल पर। उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उद्देश्य क्या था इसका? गरीबी उन्मूलन। कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो कौन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना? गरीबी उन्मूलन। 1975 में देखिए तो 20 सूत्री कार्यक्रम, 1975 20 सूत्री कार्यक्रम, 1975 20 सूत्री कार्यक्रम। काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना 1977-78, 1977-78। आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो एकीकृत बाल विकास योजना 1975, 1975, 1975। अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना 1977, अंत्योदय योजना 1977-78। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुई है वो इसी सरकार के द्वारा लेके आए हैं। 2 अक्टूबर 1975, ये क्वेश्चन भी बनता है। 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। लेकिन पहली बार क्या वो 1977 में सरकार का परिवर्तन, 1977 में पहली बार सरकार का परिवर्तन, जनता सरकार का आगमन, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह
ऐसे लोगों के नाम जो है भारत में देखने को मिले प्रधानमंत्री के रूप में। तो इन्होंने क्या किया, इस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही योजना को एक वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त कर दिया गया। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना को अपने निर्धारित समयावधि से पूर्व समाप्त कर दिया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो मित्रों, ये हमारा भारत के नियोजन के विषय में पार्ट ये था, और इसमें हमने नियोजन के लिए कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सी संस्थाएं बनी, स्वतंत्रता के बाद में कौन सी संस्थाएं बनी, और फिर देखा 1 से लेकर 5 तक पंचवर्षीय योजनाएं, और 1966 से 1969 का योजना अवकाश काल। अगली जो योजना होगी वो शुरुआत करेंगे हम अगले वीडियो में अनवरत योजना, 6वीं योजना, 12वीं योजना तक कंप्लीट पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे नीति आयोग का गठन कैसे किया गया, क्यों किया गया, और उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ बने रहिए और सार्थक पहल का एक हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।